दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम का एक छठा वीडियो है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB। इसके पहले अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इसके बाद हमने डिस्कस किया था डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC, फिर 80CCD, फिर 80CCE, उसके बाद हमने डिस्कस किया था 80D को, और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां पर देख सकते हो। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपना डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ कि कौन सा डिडक्शन किसके लिए है। जैसे 80D में हमने बात करी थी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है किसके लिए, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, और प्लस एडिशनल आपको मिलता था अगर आपने पेरेंट्स के लिए भी पे किया है, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन आपको मिलता था कहां पर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। और इसके बाद अगर बात करें 80DD की, तो ये बोलता था कि अगर आपने कोई भी तरीके का एक्सपेंडिचर किया है या फिर किसी तरीके की स्कीम में सम डिपॉजिट किया है फॉर फॉर डिसेबल्ड डिपेंडेंट। अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया, अब एक्सपेंडिचर में यहाँ पर जिस एक्सपेंडिचर की यहाँ पर बात हो रही है वो एक्सपेंडिचर मेडिकल ट्रीटमेंट पे हो सकता है, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए हो सकता है उस डिसेबल डिपेंडेंट की, और साथ में उनके रिहेबिलिटेशन के। तो कोई भी खर्चा अगर आप कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आपने किसी एक तरीके की स्कीम में फंड डिपॉजिट किया है ताकि अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो उस डिसेबल डिपेंडेंट की यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प हो सके, तो ये वाला जो डिडक्शन होता है ये आपको मिलता है अंडर सेक्शन 80DD। इसके बाद अगर बात करें सेक्शन 80DDB की, तो ये होता है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस और एलिमेंट्स। और ये जो स्पेसिफाइड डिजीजेस और एलिमेंट्स हैं ये अंडर रूल 11DD यहाँ पर स्पेसिफाई किए गए हैं। तो यहां पर आप ये डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे कि कौन सा डिडक्शन किसके लिए है। 80D वाला हमारा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए होता है, 80DD वाला हमारा मेंटेनेंस के लिए होता है। मेंटेनेंस के अंदर में मेडिकल एक्सपेंडिचर का जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो भी आ जाता है, ठीक है। उसके साथ में अगर आपने कोई सम डिपॉजिट किया है किसी स्कीम में जिससे कि एन्युटी बेनिफिट्स यहाँ पर डिसेबल्ड डिपेंडेंट को मिल पाए उसके लिए। और दूसरी चीज ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि जो 80DD होता है वो डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए होता है। मतलब जिस पर्सन के लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा कर रहे हो या फिर उसके लिए सम डिपॉजिट कर रहे हो, वो पर्सन यहाँ पर डिसेबल्ड होना चाहिए, डिसेबल्ड होना चाहिए, उसके किसी तरीके की डिसेबिलिटी हो, और वो आप पे होली और मेनली पूरा डिपेंडेंट होना चाहिए। और यहीं पर अगर हम बात करें 80DDB की, तो 80DDB जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पर कोई भी तरीके का सम डिपॉजिट की बात नहीं हो रही है। जो पैसा आपने एक्चुअल में खर्चा किया है मेडिकल ट्रीटमेंट पर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजीजेज और एलिमेंट्स विच आर स्पेसिफाइड अंडर रूल 11DD, उनकी बात यहाँ पर की गई है। अब रूल 11DD के अंदर में कौन सी डिजीजेज आती है इनको अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत छोटी सी लिस्ट है। इसके बाद अगर बात करें कि कौन कौन से एसएससी को ये मिलेगा, तो सेम यहाँ पर वही वाली लिमिट है 80DD वाली। यहाँ पर इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा जो कि यहाँ पे रेजिडेंट होते हैं। इसका मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन को 80DD वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें कि कौन कौन से एलिजिबल पेमेंट डिपॉजिट या एक्सपेंडिचर होंगे, तो यहाँ पर डिपॉजिट्स आपके नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके डिपॉजिट जो होते हैं वो क्वालिफाई नहीं करते हैं डिडक्शन के। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेंडिचर विच इज एक्चुअली इनकर्ड, एक्सपेंडिचर विच इज एक्चुअली इनकर्ड on the medical treatment of individual himself or a dependent or any member of HUF in respect of diseases or ailments which are specified under rule 11DD। तो यहाँ पर क्या बात हुई, यहाँ पर जो आपने एक्चुअल में मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्चा किया है उस पर आपको यहाँ पर मिला। यहाँ पर कोई भी तरीके का डिपॉजिट नहीं है तो इसको आप यहाँ पे काट देना, ठीक है। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट पे आपने एक्चुअल में पैसा खर्चा किया है, ठीक है, किसके लिए, अपने लिए किया होगा, मतलब इंडिविजुअल हिमसेल्फ अपने लिए भी कर सकता है, साथ में किसी एक ऐसे डिपेंडेंट पर्सन के लिए भी जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर एचयूएफ की बात करें तो यहाँ पर एनी मेंबर ऑफ द फैमिली हो जाता है। किस लिए खर्चा किया, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजीजेज और एलिमेंट्स विच आर स्पेसिफाइड अंडर रूल 11DD। इसके बाद अगर बात करें कि डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हो रहा है ना इंडिविजुअल और जो डिपेंडेंट पर्सन है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर खर्चा किया जा रहा है। तो इंडिविजुअल के केस की अगर बात करें तो इंडिविजुअल के केस में डिपेंडेंट यहाँ पर हो जाता है स्पाउस, ठीक है, उसकी हस्बैंड अगर है तो वाइफ, वाइफ अगर है तो हस्बैंड, और यहाँ पर चिल्ड्रन हो जाते हैं, पेरेंट्स हो जाते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम। तो जैसे मैंने पिछले उसमें आपको बताया था कि जैसे ये हो गया इंडिविजुअल और ये हो गया इंडिविजुअल को मान लो स्पाउस, ठीक है, ये हो गया स्पाउस। अब यहाँ पर उसमें डिपेंडेंट में कौन कौन आएगा, एक तो देखो स्पाउस हो गया, उसके बाद यहाँ पर हो जाते हैं इंडिविजुअल के जो पेरेंट्स हैं, वो स्पाउस हो गया, पेरेंट्स हो गए। इसके बाद इंडिविजुअल के जो चिल्ड्रन होंगे वो हो गए, इंडिविजुअल के जो अपने ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो हो गए, इसके साथ में पेरेंट्स के ब्रदर या फिर सिस्टर है वो हो गए, और साथ में स्पाउस का अगर ब्रदर या सिस्टर है तो वो भी यहाँ पर हो जाता है। तभी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है
स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम। इसके बाद अगर हम बात करें एचयूएफ की, तो एचयूएफ के केस में यहाँ पर हो जाता है एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, तो कोई भी मेंबर होगा एचयूएफ का वो यहाँ पर डिपेंडेंट के केस में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर दिया डिपेंडेंट होली और मेनली ऑन सच इंडिविजुअल और एचयूएफ फॉर हिज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, यहाँ पर जिसकी बात हम लोग करें ना वो डिपेंडेंट होना चाहिए अपने सपोर्ट और मेंटेनेंस के लिए आपके ऊपर। इसके बाद यहाँ पर आपको बताएगा कि कौन कौन सी डिजीजेज या एलिमेंट्स रूल 11 डीडी के अंदर में स्पेसिफाई किए गए। तो यहाँ पर कोई भी तरीके की न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो सकती है, ठीक है, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, क्रोनिक रेनल फेलियर हो गया, हीमोफीलिया हो गया, उसके बाद थैलेसीमिया, तो ये सारी डिजीजेज यहाँ पर स्पेसिफाई करी गई रूल 11 डीडी के अंदर में। इसके बाद अगर बात करें कि कितना अमाउंट तक आपको डिडक्शन मिलता है, तो जैसे 80 डीडी में हमने डिस्कस किया था, 80 डीडी में, तो 80 डीडी में था कि अगर डिसेबिलिटी है तो 75,000, ठीक है, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो वहां पर 1,25,000। और यहाँ पर कोई भी अप टू वाली सिस्टम नहीं था कि मतलब अगर आपने खर्चा किया है जितना भी तो आपको 75,000 रुपए पूरे के पूरे मिलेंगे, चाहे आप उससे कम करो चाहे आप उससे ज्यादा करो, आपको 75,000 मिलेगा। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो 80 डीडीबी के अंदर में, तो यहाँ पर अप टू वाली लिमिट लग गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमको बता रहे हैं अमाउंट पेड और ₹40 लाख विच एवर इज लेस, तो एक तरीके से आप कह सकते हो अप टू ₹40,000 तक का डिडक्शन 80 डीडीबी के अंदर में आपको मिल सकता है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिविजुअल हिमसेल्फ और डिपेंडेंट। और यहाँ पर यही अमाउंट आपका 1 लाख हो जाता है अगर कोई सीनियर सिटीजन है, मतलब जो उसकी बात हो रही है डिपेंडेंट की, अगर वो यहाँ पर सीनियर सिटीजन होता है तो फिर अमाउंट जो होगा वो 1 लाख रुपए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया डिडक्शन शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी और रीइंबर्स्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो अगर आपको मान लो आपने इंश्योरेंस ले रखा था, ठीक है, अब अगर इंश्योरेंस ले रखा था तो सीधी सी बात है कि जब मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवाओगे तो उसके लिए आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो जितना भी रीइंबर्समेंट आपको उससे इंश्योरर से मिला है या फिर अगर मान लो आपके इंप्लॉयर ने ही रीइंबर्स कर दिया कुछ पैसा, तो जो भी रीइंबर्समेंट का पैसा मिलेगा वो पैसा आपका इस लिमिट को रिड्यूस कर देगा। इसके बाद अगर बात करें कंडीशंस की, तो कंडीशंस बड़ी छोटी सी हैं। फर्स्ट कंडीशन आप देखोगे तो ये बोल रहा है द असेसी हैज एक्चुअली पेड द अमाउंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ और एनी डिपेंडेंट और इन केस ऑफ एचयूएफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। तो ऐसा नहीं है कि पैसा आप एस्टिमेट आप कर लेकर के चल रहे हो कि अगर मैं मेडिकल ट्रीटमेंट करवाऊंगा तो खर्चा मुझे इतना लगेगा और आप जाकर के डिडक्शंस का क्लेम कर लो। आपने एक्चुअल में वो पैसा खर्च किया होना चाहिए। आप मेडिकल ट्रीटमेंट एक बार करवा लो, आपको पता चले कि कितना खर्चा आपका हुआ है, उसके बाद ही आप यहाँ पर डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो। दूसरा पॉइंट हमसे बोला द असेसी शैल ऑब्टेन द प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट और हिमेटोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट एज द केस में भी। तो जिस भी तरीके की डिसेबिलिटी वो डिजीज होगी यहाँ पर एलिमेंट, उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाकर के आपको यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा और प्रिस्क्रिप्शन को आपको यहाँ पर फाइल भी करना पड़ेगा। मतलब एज प्रूफ तो आप दिखाओगे ना कि आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है। मेडिकल ट्रीटमेंट का प्रूफ क्या होता है? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। तो आपको प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट का लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको और समझ में आएगा कि क्या बातें हम लोगों ने करी है। देखिए यहाँ पर बोला मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉय एंड ही हिज फादर हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम एंड हिज सन आर सफरिंग फ्रॉम नोटिफाइड इलनेस। नोटिफाइड इलनेस का मतलब वही रूल 11 डीडी के अंदर में जितनी भी डिजीज की बात हो रही थी उनकी बात हो रही है। ही हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। अब देखें यहाँ पर बोला जा रहा है कि मिस्टर एक्स जो है, जो कि एक एम्प्लॉय है, उन्होंने अपने ऊपर, ठीक है, उन्होंने अपने ऊपर, अपने फादर के ऊपर, ठीक है, और अपने सन के ऊपर यहाँ पर खर्चा किया है मेडिकल ट्रीटमेंट का फॉर नोटिफाइड इलनेस। ये तीनों के तीनों जो है वो नोटिफाइड इलनेस से सफर कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट हमसे बोला है ऑन हिज ओन ट्रीटमेंट। ऑन हिज ओन ट्रीटमेंट मतलब उसने अपने ट्रीटमेंट के ऊपर यहाँ पर खर्चा किया 50,000 रुपए, जिसमें उसके एम्प्लॉयर ने, क्योंकि वो एम्प्लॉय था, ठीक है, तो एम्प्लॉय अगर वो था तो उसका एम्प्लॉयर हो सकता है कुछ पैसा यहाँ पर रीइंबर्स कर दे। तो उसके जो एम्प्लॉयर ने रीइंबर्समेंट किया है वो किया है 20,000 रुपए का। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमसे बोला ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज सन। तो सन के ट्रीटमेंट पे यहाँ पर उसने खर्चा किया है 40,000 रुपए का, जिसमें कि उसने इंश्योरेंस क्लेम कर लिया है कितना? 18,000 रुपए का। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमसे बोला ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज फादर। तो फादर के ट्रीटमेंट पर उसने खर्चा किया 20,000 रुपए का, जहां पर इंश्योरेंस क्लेम उसको मिला है 6,000 रुपए का। यहाँ पर बोला कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डीडी बी। अब देखें क्वेश्चन को आप स्टार्ट करिए, उसके पहले आप ये देख लीजिए कि कौन कौन पर्सन यहाँ पर डिपेंड कर रहा है मिस्टर एक्स के ऊपर में। तो सन जो है वो डिपेंड करेगा ही करेगा। यहाँ पर फादर का अगर आप देखोगे एग्जांपल, तो फादर में लिखा हुआ है हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। तो फादर अगर यहाँ पर डिपेंड नहीं है अपने ये मिस्टर एक्स के ऊपर, तो क्या मिस्टर ये फादर का डिडक्शन मिस्टर एक्स को मिलेगा? नहीं मिलेगा।
जब फादर उनके ऊपर डिपेंड ही नहीं है तो फादर के ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट पे जितना भी खर्चा किया है मिस्टर एक्स ने, उसका उनको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर डिडक्शन किसका मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ डिडक्शन मिलेगा ये वाला और ये वाला। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन, आप पूरा लिख लेना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डी डी बी, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डी डी बी। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर, आप पूरा लिख लेना, ठीक है। मैं शॉर्ट में से लिखता हूँ ताकि टाइम ज्यादा ना बढ़े इसमें। मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पर सेल्फ के लिए उसने कितना किया था, सेल्फ के लिए उसने किया था 50,000 रुपए। अब यहाँ पर निकालने का तरीका आप देखो, यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि 50,000 रुपए में से डायरेक्टली आप ये 20,000 रुपए इसमें माइनस कर दो, क्योंकि हमने ये देखा था कि अगर आपने इंप्लॉयर से या फिर इंश्योरेंस कंपनी से किसी तरीके का क्लेम अगर रिसीव किया है तो वो आपका अमाउंट को, लिमिट को रिड्यूस कर देता है। लेकिन ये आपको डायरेक्टली नहीं करना है, ये आपको पूरी वो जो लिमिट है 40,000 और 1 लाख वाली, पहले उसको आप सेटल करो, उसके बाद फिर आपको उस लिमिट से ये पैसे को माइनस करना होता है। तो यहाँ पर 50,000 रुपए इसने अपने ट्रीटमेंट के ऊपर प्लस 40,000 रुपए अपने बेटे के ट्रीटमेंट के ऊपर ये यहाँ पर खर्चा किया। तो पहले हम लोग इसको ऐड करते हैं, 50,000 रुपए ये हो गए। इसके बाद सेकेंड पॉइंट हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सन, तो ये ऐड करोगे आप तो ये हो जाएगा 40,000 रुपए। इनको अगर हम टोटल करें तो यहाँ पर हमें अमाउंट मिलेगा कितना, हमें यहाँ पर अमाउंट मिलेगा 90,000 रुपीज। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, यहाँ पर कहीं पर भी ये लिखा है कि मिस्टर एक्स या उनका सन सीनियर सिटीजन है। मिस्टर एक्स अगर सीनियर सिटीजन होते तो यहाँ पर लिखा होता, तो मिस्टर एक्स और उनका सन जो है वो दोनों ही सीनियर सिटीजन नहीं है, तो यहाँ पर जो लिमिट होगी वो कितनी हो जाएगी, वो लिमिट हो जाएगी यहाँ पर 40,000 रुपए तक। मतलब अप टू 40,000 रुपीज होता है, चाहे जितना खर्चा आपने किया हो या फिर 40,000, दोनों में से जो भी लेस होता है। तो वही बात आ जाती है कि अप टू 40,000 रुपीज। तो 90,000 का इनका खर्चा हुआ है, लेकिन इनको जो डिडक्शन मिलेगा वो डिडक्शन इनको मिलेगा अप टू ₹40,000। तो यहां पर आप लिखोगे अमाउंट, अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, कितना अमाउंट एलिजिबल होगा डिडक्शन के, तो यहां पर आप लिखोगे 50, ये 40,000 रुपीज, सॉरी 40,000 रुपीज। मतलब 90,000 इन्होंने खर्चा किया है, लेकिन इनको जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा कितना, सिर्फ 40,000 रुपीज का। इसके बाद अब जब आपने लिमिट सेट कर ली कि आपको 40,000 तक का ही मिलने वाला है, इसके बाद इस लिमिट से आपको अपना अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट माइनस करना होता है। तभी मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट मत करिएगा कि 50,000 रुपए से डायरेक्टली आपने यहाँ पर 20,000 रुपए माइनस कर दिया। पहले आप ये देखो कि जो उसने खर्चा किया है और जो उसकी लिमिट है, इन दोनों में से लेस कौन सा है। एक बार आपने ये फाइंड कर लिया, लेस वाला अमाउंट निकाल लिया, इसके बाद फिर आप अपना माइनस वाला काम करते हो। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो जो अमाउंट रिम्बर्स हुआ था एम्प्लॉयर से वो हुआ था 20,000 रुपए का, और जो इंश्योरेंस क्लेम मिला है सन का वो 18,000 रुपए। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, माइनस रीइंबर्समेंट। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 40,000, ये सॉरी 20,000। राइटिंग मेरी यार बनती नहीं है, आप लोग इसको थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। ये हो गया 20,000 प्लस 18,000, तो ये आ जाएगा 38,000 रुपीज। तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2,000 रुपीज। तो जो उसका अमाउंट एलिजिबल होगा फाइनल, जो उसको डिडक्शन मिलेगा वो डिडक्शन उसको मिलेगा 2,000 रुपीज का। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने लिमिट सेट करी, जो उसने खर्चा किया था वो, और जो उसकी लिमिट सेट है वो, इन दोनों में से जो भी लेस होता है उसका डिडक्शन उसको मिलता है। लेकिन इस अमाउंट से हम अपना रिइंबर्समेंट वाले अमाउंट भी माइनस करते हैं। तो आपने जब माइनस कर दिया तो 2,000 रुपए का डिडक्शन उसको मिलेगा। फादर की अगर बात करें तो फादर के केस में नहीं मिलेगा, क्योंकि फादर यहाँ पर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला राघव इज रेजिडेंट इन इंडिया, ही स्पेंट ₹70,000 ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ नोटिफाइड इलनेस ऑफ हिज फादर। तो जो राघव है उसने अपने फादर के ऊपर यहाँ पर नोटिफाइड इलनेस के ऊपर खर्चा किया 70,000 रुपए का। अब देखें, फादर की बात यहाँ पर हो रही है, फादर यहाँ पर सीनियर सिटीजन थे, फादर यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, हो सकता है सीनियर सिटीजन हो। यहाँ पर लिखा भी हुआ था एज ऑफ फादर इज 70 ईयर्स एंड ही इज नॉन रेजिडेंट। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने ये देखा था कि जो एनआरआईज होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, उनको ये वाला डिडक्शन नहीं मिलता है। जैसे इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल में यहां पर हो गया राघव, इंडिविजुअल का मतलब यहां पर हो गया राघव, और उसका यहां पर डिपेंडेंट पर्सन की बात करें तो डिपेंडेंट उसके हो गए फादर। अगर मान लो राघव यहां पर एनआरआई होता तो फिर उसको ये वाला डिडक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वही इसको क्लेम कर रहा है। अगर राघव यहां पर एनआरआई होता तो उसको ना मिलता,
लेकिन यहाँ पर जो पर्सन डिपेंडेंट था, अगर वो एनआरआई होता है, तो फिर ये वाला डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन, कोई डिपेंडेंट अगर एनआरआई है और अगर वो सीनियर सिटीजन होता है, तो भी हम उसको सीनियर सिटीजन नहीं मानेंगे। अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है और अगर वो एनआरआई भी है, साथ में नॉन रेजिडेंट इंडियन भी है, तो हम उसको सीनियर सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। तो अगर आप सीनियर सिटीजन की तरह इसको ट्रीट नहीं कर रहे हो, इनकेस अगर मान लो ट्रीट करते हैं, तो फिर यहाँ पर लिमिट कितनी हो जाती है? तब यहाँ पर लिमिट हो जाती है 1 लाख की। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर सीनियर सिटीजन की तरह ट्रीट इनको नहीं किया है, तो इनकी लिमिट कितनी होगी? तब इनकी लिमिट होगी वही 40,000 रुपए की। इसके बाद यहाँ पर दूसरे पॉइंट में बोले, राघव रिसीव ₹15,000 फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द ट्रीटमेंट, कंप्यूट द अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80 DDB। देखते क्या करना है। यहाँ पर आप वही अपना लिख दोगे, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB। अब यहाँ पर क्या होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पर किया गया है फादर के लिए, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंस ही इज नॉन रेजिडेंट वी विल नॉट ट्रीट हिम एज अ सीनियर सिटीजन। आप पूरा लिख लेना। तो यहाँ पर जो लिमिट होगी वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? इन्होंने खर्चा किया था 70,000 रुपीज का, और यहाँ पर 40,000 की लिमिट होती है। इन दोनों में से जो भी लेस होगा वो हमारा क्वालिफाई करेगा। 40,000 रुपए यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएगा डिडक्शन के लिए, क्योंकि 70,000 खर्चा किया था और 40,000 रुपए। इन केस अगर मान लो वो नॉन रेजिडेंट ना होते, तब फिर ये लिमिट हो जाती है 1 लाख रुपए, तब उसको डिडक्शन 70,000 का पूरा मिल जाता। लेकिन यहाँ पर फादर सीनियर सिटीजन तो है, लेकिन इसके साथ ही वो नॉन रेजिडेंट भी है। इन केस अगर मान लो राघव यहाँ पर नॉन रेजिडेंट इंडियन हो जाता, तब फिर उसको ये वाला डिडक्शन 80 DDB वाला तब मिलता ही ना, क्योंकि ये सिर्फ किसको मिलता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को। इसके बाद यहाँ पर बोले, राघव रिसीव ₹15,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो मैंने आपसे कहा कि पहले आप लिमिट सेट करो, उसके बाद फिर आप अपना रीइंबर्समेंट वाला अमाउंट माइनस करो। तो 40,000 की लिमिट निकाली, उसके बाद माइनस इसमें कर देंगे जो भी रीइंबर्समेंट हुआ है। तो रीइंबर्समेंट कितना हुआ है? 15,000 रुपए का। तो 40,000 माइनस 15,000 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 25,000 रुपीज। तो 25,000 रुपीज का उसको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 DDB। तो यहाँ पर हमने डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB की बात पूरी कर ली है। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।